तो हम अभी बात कर रहे हैं मृदा की या मिट्टी की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी बनने में हज़ारों से लाखों साल लग सकते हैं, है ना। बहुत लंबी प्रोसेस है मिट्टी के बनने की, है ना, बहुत लंबा चलता है। जैसे शुरुआत में पहाड़ों से होती है शुरुआत। पहाड़ों से पत्थर दरकते हैं, नीचे गिरते आते हैं और फ्रिक्शन के कारण से, घर्षण के कारण से वो बारीक होते जाते हैं। अब ये बारीक एक प्रकार की रेत, थोड़े से छोटे मोटे पत्थर हो जाते हैं। ये पत्थर नदियों के सहारे बहते हुए आते हैं और वापस से इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो इस फ्रिक्शन के कारण से ये छोटे छोटे पत्थर कन्वर्ट हो जाते हैं रेत में। इसलिए आप देखोगे कई नदियों में, जब नर्मदा नदी में नहाने जाओगे, गंगा नदी में नहाने जाओगे, तो पैरों में रेत आएगी। ये रेत मिट्टी बनने की प्रोसेस के कारण से ही होती है। जब ये रेत जो है, इसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं या फिर वनस्पति उगती है, तो उसके कारण से क्या होती है, ये रेत जो है वो उपजाऊ होती जाती है। जैसे जैसे नदी के मुहाने से दूर जाती जाती है ये रेत, किसी भी कारण से, इंसान के कारण से, हवा के कारण से, किसी भी कारण से जैसे जैसे दूर जाती जाती है, तो वहाँ की जो अयस वो होते हैं, तत्व होते हैं, वो इस रेत में मिलकर इसको अलग अलग प्रकार की मिट्टी के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जहाँ कहीं भी आयरन एलिमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ लाल मिट्टी हमको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये लाखों साल की प्रोसेस है। जिस जो मिट्टी हमको आज उपजाऊ रूप में मिल रही है ना, ये बहुत साल लगे हैं इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों की प्रचुरता के कारण से ये मिट्टी अलग अलग रूप ले लेती है। काली मृदा अलग होती है, लाल मिट्टी अलग होती है, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जो नदियों के किनारे पाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, है ना। रेतीला हिस्सा इसमें ज़्यादा होता है और खेती बहुत अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो अभी मैप भी आएगा मिट्टी का, कौन सी मृदा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो नदियों किनारे हमको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सारी मिट्टियों के प्रकार हैं जो कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग नदियों के और अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित तत्वों के कारण से अलग अलग मात्रा में इनमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो ढेर सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो आपको अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका, है ना। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम। तो सबसे ऊपर की मृदा ऊपरी संस्तर मृदा कहलाती है, ये उपजाऊ मिट्टी है ना। उसके नीचे आती हैं उपमृदा, जिसको हम अपक्षयी चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट या मृत्तिका बोलते हैं। उसके नीचे अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती हैं और नीचे तो फिर अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती हैं, मेन चट्टानें होती हैं। इसको बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका। सबसे ऊपर की बस इतनी सी मृदा हमारी उपजाऊ होती है। उसके बाद गाद और सिल्ट आ जाता है, उसके नीचे चट्टानें आ जाती हैं और फिर बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं। इसको बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका, है ना। यहाँ पर खादर और बांगर भी आता है, तो इसको भी हम अंतर पूछा जाता है खादर और बांगर में 2 नंबर में। आपको गाइड में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से खादर और बांगर जहाँ तक है रिमेडियल मटेरियल में। अच्छा, मैंने रिमेडियल मटेरियल से याद आया, मैंने ग्रुप पर नहीं सेंड किया है। वन लाइनर्स ज़रूर किए हैं आपको सेंड ग्रुप पर, लेकिन रिमेडियल मटेरियल अभी तक नहीं किया है। वो भी मैं कर दूंगा ग्रुप पर। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में जो बच्चे डी और ई सेक्शन के रहते हैं, आपको पता होना चाहिए रिमेडियल मटेरियल होता क्या है। नहीं तो तुम समझो कि सब कुछ वही है, उसी में से पेपर बनेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं, जो तिमाही छमाही में फ़ेल हो जाते हैं, डी और ई सेक्शन के बच्चों के लिए स्पेशल मटेरियल तैयार करती है, जिसको रिमेडियल मटेरियल बोलती है। रिमेडियल मतलब कि क्षतिपूर्ति, कि बच्चों को कम से कम वो पढ़ा दो तो कम से कम पास हो जाएं बच्चे। तो गवर्नमेंट स्कूल के उन बच्चों के लिए जो डी और ई कैटेगरी के रहते हैं, उनको एक बुक छपवा के दे देती है गवर्नमेंट, ताकि बच्चे उसमें से पढ़ लें। तो वो बुक हमारे पास भी होना चाहिए। अब बुक तो नहीं मिल पाएगी सारे बच्चों को, है ना। तो पीडीएफ सरकार बोर्ड उस पर डाल देती है वेबसाइट पर। वो पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगा, तो उसको कहीं पर भी अपने मोबाइल में किसी भी एक फ़ोल्डर में रिमेडियल मटेरियल नाम से सेव कर लेना। जैसे आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो तो वो वाला चैप्टर खोलना है आपको, और उसके जो है वो क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है।
क्वेश्चन आंसर भी, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा अध्ययन आप अगर खरीदेंगे या परीक्षा बोध अगर खरीदेंगे, मैं तो परीक्षा अध्ययन सजेस्ट करता हूँ, अगर आप वो खरीदेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएंगे बहुत सारे। केवल गिने चुने ही रहेंगे जो रिमेडियल मटेरियल में होंगे और आपकी गाइड में नहीं होंगे, गिने चुने। तो उसको गाइड में हाथ से लिख लेने का है, ताकि आपको दोबारा रिमेडियल मटेरियल ना खोलना पड़े। तो अभी टाइम है, रिमेडियल मटेरियल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर तो उसी में देखना पड़ेंगे। रिमेडियल मटेरियल में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, जो गाइड में होंगे और बुक में होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे एज इट इज़। कुछ एक ही होंगे जो रिमेडियल मटेरियल में होंगे और आपको गाइड में और आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, उसको बस लिख लेना है, कुछ बस गिने चुने। तो वो टाइम अभी है आपका, है ना, रिमेडियल मटेरियल से लिख लेना, क्योंकि मैंने बताया उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि इसी में से आएगा सब कुछ। कुछ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे कुछ, है ना। लगभग तीन चार ऑब्जेक्टिव, तीन चार क्वेश्चन आंसर आपको उसमें से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वही चीज़ जो रिमेडियल मटेरियल में वो आपकी गाइड में भी है, तो उसकी फिक्र नहीं करना है। कुछ एक ही है तो वो लिख लेना है परीक्षा देना गाइड में, जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं रिमेडियल मटेरियल में, वो मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप पर। उसको सेव कर लेना कहीं मोबाइल में और धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर देना। रिमेडियल मटेरियल का सारा चीज़ें आपकी गाइड, कॉपी और बुक में आ जाना चाहिए। फाइनल एग्जाम के टाइम रिमेडियल मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, अभी से उस हिसाब से आपको रिमेडियल मटेरियल को तैयार कर लेना है ना। ठीक है, रिमेडियल मटेरियल के बारे में बात समझ में आ गई ना। रिमेडियल मटेरियल में जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। जैसे जैसे चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो, जो सारी चीज़ें आपको गाइड में, कॉपी में, बुक में, सब जगह मिल जाएंगी, है ना। जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऑब्जेक्टिव इधर, क्वेश्चन आंसर जो भी नहीं मिलती हैं, उसको बस कॉपी में या फिर परीक्षा अध्ययन में लिख लेना है। ऑब्जेक्टिव है तो परीक्षा अध्ययन में लिख लो, क्वेश्चन आंसर है तो वो कॉपी में लिख लो, है ना। बाकी आपको रिमेडियल मटेरियल दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई। रिमेडियल मटेरियल केवल पास होने वाले बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं अपनी बुक पर। तो बुक में हम अब मिट्टी की तरफ कर रहे हैं। खादर और बांगर, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं ज़रा देखें। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। तो दोनों ही प्रकार क्या है, जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है, थोड़ा सा ऊपर देखो, हम यहाँ पर देखना भूल गए हैं। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप मतलब कि जो पत्थर वगैरह लाते, गाद वगैरह लाती है ना पहाड़ों से, उसको निक्षेप बोलते हैं। तो ये तीन तंत्र है भाई, तीन नदी नहीं है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, गंगा हमारे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, और ब्रह्मपुत्र हमारी नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ से होकर निकलती हैं। तो ये तीन तंत्र हैं नदियों के, जो कि हमारा हिमालय की प्रमुख तीन तंत्र हैं नदियों के। और इसी से ही जो है पूर्वी तटीय में, और इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ध्यान रहे ये सारी नदियाँ आपको मैप पर बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि कहाँ पर हैं, क्योंकि ये सारी की सारी नदियाँ, सारी की सारी, सिंधु नदी तंत्र हो, गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये मैप पर पता होना चाहिए। उसके अलावा महानदी कहाँ पर है वो पता होना चाहिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये एज इट इज़ बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए मैप पर, आप एक लाइन खींच सको। उदाहरण के लिए यदि आपसे बोल दिया जाता है भारतीय मैप पर, क्योंकि भूगोल से मैप आता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा गंगा नदी कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आपको केवल एक लाइन खींचना है यहाँ पर गंगा नदी के लिए, केवल एक लाइन खींचना है। तो ये सारी नदियाँ मैप पे बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने भूगोल शुरू किया था तो आपको बोला था मैंने कि आपको खाली मैप खरीद लेना है 4-5, भारत के नक्शे 4-5 खरीद लेना है ना। आप बोलोगे इस चैप्टर से तो मैप आना नहीं है, आप क्यों जबरन में परेशान कर रहे हो, या फिर हमेशा हर साल ये होता है जिस चैप्टर से मैप आता है उसके अलावा जीके के क्वेश्चन आते हैं मैप में बनाने के, हर साल का ही है। तो भारत की पहला मैप आपको तैयार करना है। कितने दिन लगेंगे आपको खरीदने में मुझे नहीं मालूम, मैप खरीदने में आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, खाली नक्शे कहीं पर भी मिल जाएंगे। अगर खाली नक्शे नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई सा भी एक भारत का नक्शा मैप पेज पकड़ लो, सोशल साइंस की बुक का, ब्लैंक, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं
मम्मी पापा तंगी में हैं, मम्मी पापा के पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, तो आपको मालूम है कि बुक के चित्र को कैसे छापा जाता है पेज पर। कोई सा भी एक पेज पकड़ लो, भारत का नक्शा पकड़ लो और अपना खाली पेज लो, उसके ऊपर बुक का पेज रखो और पेंसिल से आउटलाइन बना लो, और फिर बुक का पेज हटा दो, जिस पेज पर आउटलाइन छप गई है उसके ऊपर से ड्रॉ कर लो भारत का नक्शा। अगर पैसे नहीं है तो, अगर पैसे हैं 2 रुपये हैं तुम्हारे पास तो मार्केट में जाओ, 3 स्टोर पे जाओ, बोलो भारत का नक्शा चाहिए, 2 रुपये का एक आता है पतला वाला, उसमें के 5 नक्शे अभी खरीद लाओ, ख़त्म हो जाएंगे तो फिर खरीद लाना, है ना। 5 नक्शे खरीद कर ले आओ और सबसे पहले भारत के सारे राज्यों को उस पर बना लो, बिना देखे बना सको तो बहुत अच्छी बात है। 28 राज्य हैं, 28 के 28 आपको बनाना आना चाहिए और उनकी राजधानियाँ भी पता होना चाहिए कहाँ पर है। 28 के 28 बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, यकीन मानो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो पहले नक्शे पे आपको बनाना है भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। भूगोल का काम है, आपको करना ही है। और आपके लिए टाइम बाउंडेशन डाल दे रहा हूँ मैं। आज कितनी तारीख, आज दिन कौन सा है, बुधवार है। सैटरडे संडे तक आप सैटरडे को ला के रख लोगे, संडे बीच में आएगा। मंडे को ये दोनों मैप, कौन कौन से मैप, पहले नक्शे पर भारत के सारे राज्य और उनकी राजधानियाँ बनाना है आपको। कैसा भी शेप में बनाओ मुझे नहीं मालूम, बनाना आना चाहिए। राजधानियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। मार्केट में राज्यों के बने हुए नक्शे भी आते हैं। भारत का ऐसा नक्शा, 2 नक्शे आते हैं भारत के, एक तो केवल खाली नक्शा बना रहता है, उसको भौगोलिक बोलते हैं। दूसरा राजनीतिक नक्शा भी आता है, जिसमें राज्यों की बाउंड्रियाँ खींची रहती हैं। तो आप चाहो तो एक नक्शा राजनीतिक वाला खरीद लेना, जिस पर राज्यों की बाउंड्रियाँ खींची होंगी, है ना। तो आपको केवल उसमें राज्यों का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नक्शा मंडे तक सबसे हाथों से बना हुआ, जितने भी बच्चे हैं अभी और जितने भी वीडियो में देख रहे हैं, सबके हाथों से बना हुआ एक नक्शा भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों का, और दूसरा नक्शा भारत की प्रमुख नदियों का, जो अभी नाम आए, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, साउथ की महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ बनी हुई मेरे को उस पर चाहिए, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ किस उसमें जाती है। जैसे मैंने गंगा नदी का उदाहरण बताया ना, सारी नदियों के एग्जाम्पल मुझे चाहिए। तो ये आपका काम है, असाइनमेंट है, मंडे तक कंप्लीट करना है। मैं ग्रुप पर भी अभी डाल दे रहा हूँ। मैप है तो मैप पर करना है, मैप पर ही करना है, मैप पर ही खरीदना है। या तो आप खरीद के ले आओ, अगर मैंने बताया, अगर नहीं है 2 रुपये आपके पास तो मैंने बताया तरीका छापने का, कैसे छाप सकते हो आप, है ना। नहीं तो उसका एक और अच्छा तरीका, एक मैप खरीद, अगर महंगा आ रहा है मार्केट में, वैसे तो 2 रुपये का ही आता है सस्ता वाला मैप, अगर महंगा आ रहा है तो एक मैप खरीदो 5 रुपये का, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो 5 6 या 10। आप 10 भी करवाओगे ना, रिग्रेट नहीं करोगे, देख यकीन मानो, मुझ पर भरोसा करो। अगर 10 फोटोकॉपी भी आपके पास है भारत के नक्शे की, तो आप बिल्कुल, मैं उस इतने सारे अभी मैप पे बताना है आपको चीज़ें जो कि हमको पता ही होना चाहिए। तो 2 तो अभी शुरुआत है, उसके बाद अभी मैप के चैप्टर पे आएंगे अपन, तो उस पर भी अभी बनवाऊँगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊँगा। 10 नक्शे तो कम से कम होने ही चाहिए, इसलिए अभी बोला कि 5 अब कम से कम आपके पास होना चाहिए। भूगोल में मैप इज़ मस्ट, वो मैप के 4 नंबर हम नहीं जाने दे सकते, है ना। इसीलिए 2 मैप मंडे तक चाहिए मुझे, फ़ोटो खींच कर भेजोगे। आगे बढ़ते हैं हम। बागर और खादर बोला जाता है जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, ये जो नदी तंत्र दिख रहा है ना आप, इन नदियों के किनारे ही जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है, रेत, सिल्ट और मृतिका। आप बहुत सारे असाइनमेंट मिलने वाले हैं अभी भूगोल में। मैं इसलिए भूगोल नहीं पढ़ाना शुरू करने वाला था, क्योंकि इस चैप्टर में मालूम क्या है, इस चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन एक परेशान करने वाला है, जितने भी प्रकार की मृदा है ना, उसके बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी। उदाहरण के लिए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन सी खेती की जाती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपके लिए इसका पहला असाइनमेंट यही है ना। एक असाइनमेंट तो हो गया मैप का, वो तो करना ही है मंडे तक। अब कल का होमवर्क ये है आपका, आपको ये सारी मिट्टियों के नाम लिखना है और इनके बारे में 3-4 डिटेल निकालना है। पहला, ये मृदा कहाँ पाई जा रही है, भारत में कौन कौन से राज्यों में पाई जा रही है, ठीक, इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तत्व की प्रधानता कौन कौन सी है।
तीसरा, इसमें खेती कौन सी होती है। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इसमें खेती कौन सी होती है ना। बस ये 3 पॉइंट जो है हमको लिखना है। मृदा का नाम, कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से तत्व इसमें है और कौन से खेती इसमें की जाती है। ये 4 चीज़ें टेबल में, एक टेबल फॉर्म करना है हमको सारी मृदाओं की। तो आप देखो जलोढ़ मृदा का मैं बता रहा हूँ आपको, ये कल का होमवर्क है, आपके घर के लिए कल का होमवर्क है और भेजना है आपको ये। यकीन मानो आप फ़ायदे में रहोगे। अगर 10th क्लास में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो ये हमारे भारत के भूगोल को जानने के लिए आगे एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है आपके। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से चीज़ें तत्व पाए जाते हैं, रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं, है ना। कहाँ देखने को मिलती है ये हमको यहीं पर मिलती है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और नदियों पे और महावरी, इनके सारे डेल्टाओं पर जो है ना, डेल्टे, इनके डेल्टा सब काय से बने हुए, जलोढ़ मृदा से। तो जहाँ जहाँ ये नदियाँ हैं उन राज्यों के नाम लिख देना, ठीक है। कौन सी खेती की जाती है नीचे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो कणों के आकार या घटकों के अलावा तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिसको हम बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ जिसको हम खादर बोलते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। मतलब खादर मृदा बारीक कणों से मिलकर बनी होती है और बांगर मृदा थोड़े से मोटे कणों से मिलकर बनी होती है ना। तो खादर और बांगर में भी अंतर पूछा जाता है। तो दोनों ही जलोढ़ मृदा की प्रकार हैं आयु के आधार पर। फिर से देखो तत्वों के नाम आ गए। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तीसरे कॉलम का आंसर पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त, ठीक। चौथे वाले का हो जाएगा कौन कौन सी फसल इसमें बोई जाती है, तो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो 4 कॉलम बनाना है, मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे दूंगा। मिट्टी का प्रकार, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं और कौन सी खेती इसमें की जाती है। तो पहली मृदा हो जाएगी जलोढ़ मृदा, दूसरी हो जाएगी काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कौन सी खेती के लिए उपयुक्त होती है, काली कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। मतलब काली मृदा किसकी खेती के लिए अच्छी उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, दक्कन का पठार उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार एरिया में पाई जाती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको यही असाइनमेंट मिल जाएगा बहुत अच्छे से बना हुआ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कैसे सर्च करना है। 4 चीज़ों के आधार पर आपको मृदा के प्रकार बताना है। पहले कॉलम में लिखोगे मिट्टी का नाम, दूसरा कहाँ पाई जाती है, तीसरा कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं और चौथा कौन सी खेती इसमें की जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें, है ना। काली मृदा का इसको अंडरलाइन कर लेना, रेगर मृदा ऑब्जेक्टिव बन सकता है और इसी को हम काली कपास मृदा भी बोलते हैं, ठीक। ये मैप आ गया हमारा काय का मैप, हमारे देश में जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जा रही है। तो आप देखो ग्रीन वाले एरिया से जलोढ़ मृदा है, मतलब इतना हिस्सा हमारी जलोढ़ मृदा का। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो भारत के जितने भी तटीय इलाके हैं, देखो ये सब जलोढ़ मृदा पाई जा रही है समुद्री तट पर पूरी की पूरी। अच्छा इस साइड नहीं है, ध्यान दोगे तो इस साइड नहीं है, मतलब हमारे जो पूर्वी घाट है, इसको पूर्वी घाट बोलेंगे क्योंकि ये पूरब है और ये पश्चिम है। पश्चिमी घाट पर जलोढ़ मृदा नहीं है, केवल पूर्वी घाट पर है ना। तो हमारे गंगा के तटीय इलाके वहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा है और पूर्वी घाट सेक्शन पर जलोढ़ मृदा है। इसके अलावा हमको महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरिया में भी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। गुजरात का एरिया है ये, ठीक है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है लाल और पीली मिट्टी, है ना। तो ये लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला है। कौन से प्रदेश होंगे यहाँ, छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में उड़ीसा है, नीचे थोड़ा सा एरिया जो है वो झारखंड का भी है, यहाँ पर हमारा कर्नाटक वाला एरिया भी है और ये वाला इलाका जो है हमारा आंध्र प्रदेश और केरल वाला एरिया है और यहाँ पर महाराष्ट्र का थोड़ा सा एरिया, गोवा महाराष्ट्र का एरिया
है ना। और यहाँ पर हमारा जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें, यहाँ के राज्यों को 7 बहनें बोला जाता है। आप जब राज्यों का नाम बनाएंगे ना तो यहाँ पर आपको 7 राज्य दिखेंगे। इसको छोड़ दें तो ये सिक्किम है, इसको छोड़ दें तो ये वाले हिस्से में आपको 7 राज्य दिखेंगे, उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। पूर्वी राज्य हैं हमारे 7, तो 7 बहनें बोला जाता है इनको। तो जब आप मैप बनाएंगे, मंडे का होमवर्क करेंगे, तो आपको ये 7 राज्य याद भी हो जाएंगे। काली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में। ज़्यादा एरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उसके नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र, बगल में गुजरात और राजस्थान का कुछ एरिया। काली मृदा यहाँ ज़्यादा पाई जा रही है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? पश्चिमी घाट पे। ये जो किनारा किनारा दिख रहा है ना, ये लेटेराइट मिट्टी है। राजस्थानी इलाके में भी पाई जा रही है लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर भी कुछ मामले में पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिल रही है। शुष्क मिट्टी कहाँ है? तो शुष्क तो नाम से ही सिद्ध होता है राजस्थान में ही होगी भाई, सूखी मिट्टी। ठीक है, ठीक है, खुद ही बोल लेता हूँ। तो ये भारत में पाई जाने वाली मिट्टी हैं। ऊपर का इलाका हरे से दिखाया हुआ है क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है, हिमालय रेंज है पूरी, है ना। नेपाल को शामिल किया नहीं है, दूसरे देश के दिखाया नहीं है इसमें, नहीं तो यहाँ से लेकर हमारा जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर सारे के सारे पर्वत बने हुए हैं। भयंकर हिमालय रेंज है पूरी, पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। नेपाल दूसरे देश में आता है, चीन दूसरे देश में, पाकिस्तान दूसरे देश में, इसलिए दिखाया नहीं है वो पर्वतमाला, लेकिन ये पूरी पर्वतमाला है हमारी। केवल भारत की बात हो रही है तो भारत की मिट्टी के बारे में बताया हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी और होमवर्क समझ में आ रहा होगा। तीसरी मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, कौन सी खेती होती है, वो लिखना है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी खेती होती है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सी खेती होती है, सारी चीज़ें। लेटेराइट के बाद मरुस्थली मृदा, जिसको शुष्क मृदा भी बोलते हैं, है ना। कहाँ पाई जाती है, कौन सी खेती होती है, उसमें अब बोलोगे उसमें तो ही ना खेती होती, वो भी, उसमें भी खेती होती है। और वन मृदा, वन मृदा नहीं लिखना चलेगा। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन मतलब कि मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाना। ऊपरी जो आपने देखा ना मृदा परिच्छेदिका में, सबसे ऊपर की मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना। ये मिट्टी किसी कारण से बह जाए तो क्या होगा, ये वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, और ये वाली मिट्टी जो है ना, ये हमारी उपजाऊ नहीं है। तो पृथ्वी की सतह से जो उपजाऊ मिट्टी होती है, इसका अपनी जगह से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। पृथ्वी की सतह से उपजाऊ मिट्टी की परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कैसे होता है? बाढ़ आ जाएगी तो बह जाएगी, ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो ऊपर की मिट्टी बह सकती है ना। अगर हम ज़्यादा फसल में कीटनाशकों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो भी उपजाऊ मिट्टी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे काम हैं मृदा अपरदन के। रोका कैसे जा सकता है? बाढ़ से रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ों की जड़ें इसको रोक के रखेंगी, पकड़ के रखेंगी, मृदा बह नहीं पाएगी, है ना। जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उस पर हम समोच्च जुताई की जगह सीढ़ी नुमा जुताई करें, है ना। सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, उसका फ़ोटो देखो थोड़ा सा। मेरा फ़ोटो कहाँ से आ गया इसमें? सीढ़ी नुमा खेती दिखाना था, मेरा मुंह दिखा दिया इसने। सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ों पर ऐसी होती है, देखो। समोच्च जुताई क्या होती है और सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है वो देखो। सीढ़ी नुमा खेती होती है इस तरह से, पहाड़ों पर ऐसी सीढ़ी जैसी बना दी जाती है और उस पर खेती की जाती है ना। तो पानी इसमें भरा हुआ भी तो पानी बह नहीं रहा। समोच्च जुताई में क्या होगा, ऊपर से ऐसे सीधी सीधी अगर हम बोएंगे तो नालियाँ जैसी बन जाएंगी और पानी ऊपर से रुकेगा नहीं, पानी अपने साथ साथ मिट्टी को लेता हुआ नीचे चला जाएगा, है ना। तो समोच्च जुताई की जगह सीढ़ी नुमा खेत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मृदा अपरदन रोका जा सके। अगर सोचो खेत अगर ऊपर से नीचे की तरफ बोएंगे तो नाली ऐसे नहीं बन जाएगी और मिट्टी ऊपर से पूरी बहती हुई नीचे चली जाएगी, तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। तो सीढ़ी नुमा खेती भी हमको मृदा अपरदन के लिए किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताओ। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसको रोकने के उपाय बताओ। मेरे ख्याल से आपने मृदा अपरदन रोकने के उपाय पहले भी पढ़े हुए हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इसका।
इस चैप्टर का, और ये इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। तो जो जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने ये सारे बुक से हटकर हैं और जीके के क्वेश्चन है, तो हमें याद होना चाहिए। पहला वर्गीकरण संसाधनों का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं, एजेंडा 21 क्या है, भारत में संसाधन नियोजन के कितने चरण अपनाए गए हैं, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। मृदा के ऊपर मैंने बताया, मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम पहले बहुत आता था, अब नहीं आता है। बांगर और खादर में अंतर आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको असाइनमेंट दिया है वो सारी मिट्टियों के बारे में, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, टेबल बना लो। फिर उसके बाद आप उसको टेबल को आसानी से शब्दों में लिख सकते हो। कोई सी भी मिट्टी आपसे पूछ लें आप आसानी से लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे उस मिट्टी के बारे में। और आखिरी में मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताओ। ख़त्म चैप्टर। ठीक है, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि अपन कल देखेंगे। आज जो होमवर्क दिया हुआ है आपको मिट्टी के बारे में, मैंने बताया गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी और जो जो 4 चीज़ें बोली हैं, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी अभी लिख के दे दे रहा हूँ। तो ये कल का होमवर्क रहेगा जिसको आपको करना है। आज की क्लास यहीं तक थी, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि अब नई क्लास चल रही, रिवीजन नहीं है, नया चीज़ सीखी होगी आपने। नया पढ़ाने में मज़ा आता है, पुराना पढ़ाने में ठीक है, ज़रूरी है रिवीजन भी, लेकिन नया पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि नया सीखने को मिलता है ना। चलो आज की क्लास इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। होमवर्क ज़रूर कर लेना।